Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to record my first lecture related to limited companies. In this lecture I will explain the definition of limited liabilities, limited companies, types of shares, reserves and debentures. Now let's start the lecture. What is limited liability? Because limited companies are known as limited liability companies. So first you have to know the definition of limited liability. Is a legal status where financial liabilities of a person is limited to a fixed sum, as in you can say कि it is किसी भी बंदे का ये एक लीगल स्टेटस को डिस्क्राइब करती है लिमिटेड लायबिलिटी कि जितनी भी उस पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आएंगी या फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंपोज की जाएंगी दे आर लिमिटेड अप टू सर्टन लिमिट्स, मींस कि उससे ज्यादा की वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और ये स्पेशली टर्म यूज की जाती है फॉर कंपनीज शेयर होल्डर। The shareholders of the companies have limited liability, means they have the financial liabilities. They have the financial liabilities limit up to their investment. मतलब उन्होंने जितना लिमिटेड कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, द मैक्सिमम फाइनेंशियल लायबिलिटी विच इज इम्पोज्ड ऑन द शेयर और ट्रांसफर टू द शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू देयर इन्वेस्टमेंट। Means you can say the maximum loss of the shareholders in case of financial liabilities is equal to their investment. मतलब जितना भी शेयर होल्डर्स ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अगर बिजनेस की तरफ से कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर होती हैं, मतलब बिजनेस ने कोई डेट्स लिए हुए थे वो पे ऑफ नहीं कर सका, बिजनेस have taken debts and unable to pay the debts, the maximum loss of the shareholder is equal to their investment. यानी जितना उनका मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, इससे ज्यादा और कुछ उनका लॉस नहीं हो सकता। बिकॉज इन लिमिटेड कंपनीज फॉर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी no one can take over the shareholders' personal assets and personal belongings. So you can say the personal belongings of the shareholders are not at risk in case of limited companies or in case of limited liabilities. कि उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग है, उसका अपना जो घर गाड़ी या प्रॉपर्टी है वो रिस्क पे नहीं है, उसका मैक्सिमम लॉस अगर होगा तो वो उसके जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी में वो जाएगी, वो उसको रिकवर नहीं हो सकेगी, वो उसका मैक्सिमम लॉस है। जैसा इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप, द ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस व्हिच विल ट्रांसफर टू द ओनर्स ऑनर हैव लायबल टू पे और सेटल ऑल दीज ऑब्लिगेशंस। यानी जो भी ऑब्लिगेशंस ऑनर पे ट्रांसफर होती हैं सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप की सूरत में, वो सारी ऑनर ने सेटल करनी होती हैं, पे करनी होती हैं। फॉर द पेमेंट ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस और दीज डेट्स ऑनर में सेल इट्स पर्सनल एसेट्स, यानी ऑनर को अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं, उसके पर्सनल एसेट्स भी टेक ओवर किए जा सकते हैं टू सेटल द लायबिलिटीज। But in case of limited liability situation, the owner or shareholders or a person who have limited liability will be liable to a specific or fixed sum to against financial obligations. यानी कि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट एक फिक्स सम के लिए लायबल है, उससे ज्यादा वो कुछ पे नहीं करेगा। और इसमें एग्जांपल जो ली जाती है आपके स्टेज पे शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स आर लायबल टू पे द मैक्सिमम अमाउंट विच इज इक्वल टू
देयर इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो और एक्स्ट्रा अमाउंट देगा कंपनी को फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए, नो, जो उसने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया वही मैक्सिमम उसका लॉस है। कि वही अगर कहीं पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आती हैं, सेटल होते हैं, कंपनी वाइंड अप होती है, इज देयर एनी इशू टू वाइंड अप द कंपनी, तो शेयर होल्डर से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। मैक्सिमम कुछ भी अगर कुछ डेट्स हैं वो पे ऑफ करने हैं, तो वो मैक्सिमम जो होगा वो शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाएगी। मतलब उसको इन रिटर्न दे विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। अगर बहुत फाइनेंशियल, इफ देर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू सेटल बाय द कंपनी, तो उसका मैक्सिमम लॉस ये होगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी, उसको कुछ रिकवर नहीं होगा फ्रॉम लिमिटेड कंपनीज। तो दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी बिकॉज द लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। कि मैक्सिमम उनका लॉस जो है कंपनी में वो उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट का है, बट पर्सनल बिलोंगिंग्स आर नॉट एट रिस्क। पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स are not at risk. I have explained clearly there is no risk of shareholders' personal assets to sell out or to use to settle the liabilities of the businesses or a company. Shareholders are not responsible for companies all debts। यानी जितने भी कंपनीज के डेट्स हैं, जितनी भी कंपनीज की लायबिलिटीज हैं, उनके लिए शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज डेट्स। नो वन कैन सू शेयर होल्डर्स फॉर कंपनीज एक्ट। दिस इज द detailed explanation of limited liability. First one, the liability of the shareholders. Liability of the shareholders is limited to his investment, up to his investment. Second, his shareholders' personal assets are not at risk because no one can take over shareholders' assets, personal assets, to settle the company's liabilities. Shareholders are not responsible for company's debts, means any debt, any liabilities of the company, shareholder will not responsible for those liabilities which are taken by the companies। यानी जो बैंक लोन, for example, if company got a huge amount of bank loan and now company is unable to pay this bank loan, then shareholder will not responsible to pay this loan or to pay this debt। No one can sue shareholders for Companies Act। This is the last point। कि no one can sue shareholders for company means कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए, कंपनी के किसी भी एक्शन के लिए नो वन कैन सू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनीज एक्ट। Now I am moving to the definition of limited liability company or limited companies। Limited companies, in limited companies, owner are called shareholders, as I have explained in limited liability by taking the example of limited company। कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, और ड्यू टू दिस दीज कंपनीज आर कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। इसीलिए इन कंपनीज को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज भी कहते हैं, बिकॉज इन these businesses shareholders have limited liability। Owners are called shareholders। Shareholders have limited liabilities, means their personal belongings or personal assets are not at risk। The maximum loss of shareholder is equal to their investment, means कि उनका जो maximum loss है वो उनकी investment है। कि अगर किसी भी condition में company loss में जाती है, if company is suffering due to losses and going to wind up going to shut down, the maximum loss of shareholder is equal to their investment, or the maximum loss is their maximum loss is their investment। All decisions are taken through votings
In limited companies, all decisions are because in limited companies, large number of shareholders who invested capital into the business by purchasing the shares, yani इसमें shareholders buy the shares and invest into the limited companies. So they will participate in long-term business decisions, and they will participate through votings. And the voting rule is one share one vote. If a shareholder have 100 bought 100 shares, then he have the right of 100 votes. If a shareholder bought 1000 shares, he have right of 1000 votes. और जितने भी डिसीजंस होंगे वो वोटिंग के थ्रू होंगे, और दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि हाउ द डिसीजन विल बी टेकन थ्रू वोटिंग मींस इफ in meeting uh, uh, in meeting board of directors will propose the options, and then shareholder uh, will gi- uh, will cast the vote in favor or against the option. If the votes are in favor of the option, then the option will be accepted and that decision will be accepted. And if the votes are against that option or that decision, then that decision or option will be rejected. And board of directors are the highest management of the limited companies who will propose different decisions or different options in meeting, and the meeting is called AGM, annual general meeting. Every year board of directors call the annual general meetings for the participation or for to inform to discuss the details or performance of the limited companies इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स. तो उस पर्पज़ के लिए एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग कॉल की जाती है, वहाँ सारे शेयर होल्डर्स को बुला लिया जाता है और उनके सामने फिर सारी कंपनी की परफॉर्मेंस डिस्कस की जाती है. These are incorporated businesses, means the entry and exit of the shareholders will not affect the performance of the limited company as sole trader, and in case of partnership uh, those were unincorporated businesses. वो unincorporated businesses थे. अगर ऑनर चला जाएगा, ये पार्टनर्स चले जाएंगे, तो बिजनेस वाइंड अप कंसीडर होगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर्म होंगे और न्यू बिजनेस नेम रजिस्टर्ड होंगे और एक न्यू ऑपरेशन स्टार्ट होंगे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के केस में. बट इन लिमिटेड कंपनीज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ increase or decrease in shareholders. Company have separate legal identity. Uh, means in this case shareholders are different, have different identities, and limited companies have different identities. No one know the limited companies name of shareholders, but in case of partnership, in case of sole trader, everyone know the name of the owner and name of the partners. But in case of limited companies, no one know the name of shareholders. How many shareholders are in who invested into the company? No one know the number of shareholders and no one know their names, क्योंकि लिमिटेड कंपनीज हैव इट्स ओन आइडेंटिटी. हर कोई लिमिटेड कंपनी को उसके नेम से जानता है. लाइक यूनिलीवर, एवरीवन नो द नेम ऑफ दिस कंपनी यूनिलीवर, but no one know the name of shareholders ke how many shareholders have invested capital through shares and what are their names और उनकी क्या लोकेशन है, कहाँ रहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती. यही वजह है कि लिमिटेड कंपनीज हैव सेपरेट आइडेंटिटीज एंड एवरीवन इफ समवन वांट टू नो द कंपनी, दे जस्ट वांट टू नो द नेम ऑफ कंपनी. दे विल नो द नेम ऑफ कंपनी ओनली. वो कंपनी का नेम ही जानेगा, उसे इससे कोई कंसर्न नहीं होगा कि इसके शेयर होल्डर्स क्या है. और मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल to run the business limited companies activities. Shareholders just only participate in decision making process in annual general meetings. I have explained this point. Board of directors run business activities.
Advantages and disadvantages of the limited companies. First, I am going to explain the advantages of the limited companies. Limited liability of the shareholders. In limited companies, shareholders are safe because they have limited liability. Their personal assets and personal belonging are not at risk in case of losses, in case of uh, financial burdens over the limited company. Shareholders will not need to worry because उनके पर्सनल एसेट्स पे कोई थ्रेट नहीं है. उनका मैक्सिमम लॉस यही होगा जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है. बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, उनके लिए कंपनी सेपरेटली लायबल होगी. वो कंपनी इट इज टोटली अप टू कंपनी कि हाउ it will pay its debts and its liabilities. Or all kind of legal suits related to Companies Act will be filed against the company. जितने भी लीगल सूट्स हैं वो कंपनी एक्ट के कंपनी के अगेंस्ट फाइल होंगे, उसमें शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. More equity invested in the form of shares because you know the company can sell the shares to large number of people and get more and more finance and which help to easy growth in the company. You can grow easily your business by taking more capital investment through selling of shares. You know there are two types of limited companies. One is private limited company and the other is public limited company. In private limited company, people can sell their shares to friends and family members, and in public limited companies can sell their shares in stock exchange to general public. But here we have no need to differentiate the private limited companies and public limited companies because there is no consideration of there is no difference in recording that accounting transaction in private limited companies and public limited companies. That's why I'm not explaining the difference between private and public limited companies here, क्योंकि अकाउंटिंग में उनकी जरूरत नहीं है. अकाउंटिंग में सिर्फ ये कंसर्न होता है कि either it is a limited company or not. If it is a limited company, then we will prepare the accounts in the same manner. There is either it is a private limited company or public limited company, accounts में कोई difference नहीं होगा. More equity available for growth, you can sell the shares to more people and to get more finance, and you can use this finance for the growth purpose. Because limited companies are large scale operations, so they are enjoying the economies of scale, mean they are uh, running at lowest average cost and getting high profits. This is called economies of scale. लार्ज स्केल ऑपरेशंस की वजह से जब बिजनेसेस ग्रो करते हैं और उनके लार्ज ऑपरेशंस होते हैं, उसकी वजह से उनकी एवरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट विल रिड्यूस एंड द प्रॉफिट मार्जिन्स विल इंक्रीज ड्यू टू लार्ज प्रोडक्शंस एंड लार्ज साइज ऑपरेशंस. जब बिजनेसेस के ऑपरेशंस इंक्रीज हो जाते हैं, ज्यादा क्वांटिटीज प्रोड्यूस होती हैं, तो उन्हें कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा कम पड़ती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट पर यूनिट, और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और लिमिटेड कंपनीज क्योंकि लार्ज बिजनेसेस हैं, लिमिटेड कंपनीज आर लार्ज बिजनेसेस, सो दे enjoy the economies of scale. Experts run business activities. This is another advantage of the limited companies because they have huge finance. So they can hire and they can hire experts because they can pay the salaries of experts. So जब when experts will run the business, then the business will run in efficient manner and more profitable and more successful and less chances of failure. The that और ये experts क्यों run कर रहे हैं? क्योंकि companies, limited companies के पास इतने funds हैं, finances हैं, they have funds and finances to pay the salaries of experts. That's why the experts are running the limited companies. Separate entity means कि company is not identified with the name of shareholders. Company have separate entity and separate identity, and shareholders have separate entity and separate identity.
company will not responsible for the act of shareholders and shareholder will not responsible for the act of company. कंपनी अपने एक्ट्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद डील करेगी. शेयर होल्डर्स के जो पर्सनल एक्ट्स हैं उनके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. दिस इज द एडवांटेज ऑफ लिमिटेड कंपनी. बट इन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, owners are responsible for the act of businesses. Now move to the disadvantages of limited companies. The first disadvantage, legal formalities for registration. A complex documentation are required at the time of registration as a company, and there are uh, few conditions which we have to fulfill for registration of our business as a company. If we want to register our business as a company, we need to fulfill those limits and those restrictions, and then we can register the company, our business as a limited company. अगर हम अपने एक बिजनेस को लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमें वो कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी. अगर हम वो कंडीशन मीट नहीं करते, इफ वी अनएबल टू fulfill or meet those conditions, we can't register our business as a limited company. So there are formalities we need to submit, or we need to fill few documents, few guarantees, few sureties to register our business as a limited company. High setup cost, because this is a complex process to to register your business as a company, and limited company is a large or medium sized businesses, for so that's why there is high setup cost. You have to hire the lawyer or solicitor who will perform who will get registration of your business as a company. You have initial setup cost, high initial setup cost. यानी आप इसको छोटे लेवल पे small, you can start the limited company at very small scale और at very small level. इसको small level पे start नहीं कर सकते, आपको इसको medium या large level पे start करना होगा. वो उसकी conditions ही ऐसी हैं, limits ही ऐसी हैं. That's why high setup cost होगी आपकी limited companies को setup करने की. You have a legal restriction to publish annual accounts, means that once in a year you have to publish your audited accounts first. You have to prepare your financial statements, यानी accounts mean financial statements, और फिर you have to audit your financial statements कि they are correct. आपको एक independent audit करवाना पड़ेगा अपनी financial statements का कि वो correct हैं, और then आपको उसे publish भी करना होगा, general public के लिए available करना होगा, ताकि वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज कर सकें, देख सकें. तो यहां आप कह सकते हैं कि देर इज नो सीक्रेसी ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. उसमें सीक्रेट नहीं, आप सीक्रेट नहीं रख सकते अपनी इन डिटेल्स को, अपनी परफॉर्मेंस को. यू हैव टू पब्लिश once, at least once in a year, your financial accounts and financial performance. जो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, लाइक इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको पब्लिश करने पड़ेंगे जनरल पब्लिक के लिए. No full rights over the profits. This is disadvantage for the shareholders. The profits will be shared among the shareholders. But यहाँ एक और प्रॉब्लम भी आ जाता है. Profit will be shared among the shareholders if directors decide to share the profit among the shareholders. Shareholders can claim the profit if the directors did not decide the profit distribution. अगर directors ने profit distribution decide नहीं की, first I want to say the profit share given to the holders is called dividend. तो फिर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी. इफ डायरेक्टर्स डिड नॉट अनाउंस एनी काइंड ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नो शेयर होल्डर कैन क्लेम द डिविडेंड. कोई शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकता. शेयर होल्डर हैव नो राइट टू क्लेम द डिविडेंड विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड. और
it is totally up to directors, they are going to announce the dividend or not. ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी मतलब राइट है कि वो अनाउंस करें डिविडेंड देना है कि नहीं देना. सारा प्रॉफिट इन द फॉर्म, दे मे डिसाइड द फुल प्रॉफिट distribute among the holders in the form of dividend, or a part of profit will distribute among the shareholders in the form of dividend, or no profit will be distributed among the shareholders in the form of dividend. This is totally right of directors to decide. ये डायरेक्टर्स का राइट है डिसाइड करना. तो अगर डायरेक्टर डिसाइड करते हैं देना है डिविडेंड तो तब मिलेगा, और कितना देना है ये भी वही डिसाइड करेंगे. शेयर होल्डर्स पर्सनली क्लेम नहीं कर सकते डिविडेंड्स, क्योंकि कंपनी लॉज में ये अलाउड है, ये राइट डायरेक्टर्स के पास है. हाँ, अगर अनाउंस हो गया तो उसके बाद शेयर होल्डर क्लेम कर सकते हैं कि दे हैव अनाउंस द डिविडेंड बट दे आर नॉट पेइंग द डिविडेंड, तो देन वो इस राइट को क्लेम कर सकते हैं. अदरवाइज अगर अनाउंस नहीं हुआ तो शेयर होल्डर्स डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते. तो यहाँ अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर लेते हैं, दे आस्क जी व्हाई वी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस विदाउट डिविडेंड. अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों की. बेटा, देर आर अ लॉट ऑफ रीजन टू इन्वेस्ट इनटू द लिमिटेड कंपनी, बिकॉज दे मे इन्वेस्ट इनटू द लिमिटेड कंपनी to sell companies share in future at higher price. एक सक्सेसफुल बिजनेस है, उसके शेयर लो प्राइस पे वो बाय कर लेंगे, और फ्यूचर में जब उसकी प्राइस शेयर्स की बढ़ेगी तो वो मार्केट में सेल करके वहां से प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि यू कैन इजीली सेल द शेयर ऑफ द लिमिटेड कंपनीज इन टू अदर पर्सन्स, और वो लाइक गुड्स की तरह उनकी प्राइसेस अप्स एंड डाउन होती रहती हैं. तो जब वो प्राइसेस बढ़ेंगी तो तब आप उन्हें एक्सपेंसिव सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. You can earn the profits by selling shares at higher prices. Now, I am going to, before moving to further definitions of the limited companies, you should know the share capital first. I am going to explain the definition of share capital first, then I will explain the other definitions related to limited companies. Share capital refers to the funds that a company raises from selling of shares to the investors. Basically, share capital is the fund which is taken by the company through selling of shares to the shareholders. यानी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाके या किसी भी वे से जो शेयर सेल करके इन्वेस्टमेंट रेज करती है, उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं. थ्रू means the investment raised by the company through the selling of shares is called share capital. And for example, uh, the sale of 100,000 shares at $2 per share raises 200,000 of share capital. I am taking an example. A company is going to sell 100,000 shares at a price of $1 per share. Then the total share capital will be equal to 200,000, and this is the amount raised by the company through sale of shares to the investors, and this is called share capital. Now, this definition will help you to understand the other definitions related to the shares for in limited companies, and now I am moving to the other definitions. I am going to explain few definitions related to shares. The first one, authorized share capital. What is authorized share capital? The maximum number of shares that a company can issue to shareholders. These are stated in Memorandum of Association. This is the basic document submitted when we register our business as a limited company. There are two common documents which will be submitted when we register our business in as a company. One is the Memorandum of Association, and second is the Articles of Association, and you will study these documents in your business studies subject if you are taking business studies. But here you just know that maximum number of shares that a company can issue to shareholders,
will be stated in the memorandum of association. यानी ये जो है मैक्सिमम लिमिट, आप कह लो इसको कि मैक्सिमम शेयर की लिमिट है कि कितने आप मैक्सिमम एक लिमिटेड कंपनी शेयर इशू कर सकती है, वो इन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट करना होता है कि हम मैक्सिमम इतने शेयर्स इशू करेंगे. दिस इज द मैक्सिमम राइट टू इशू द शेयर्स. जरूरी नहीं है कि सारे उन्होंने इशू किए हो, ये मैक्सिमम है, यानी इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे कम जितने मर्जी कर लें वो इशू. तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. हाँ, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये लिमिट चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती. यस, कंपनीज कैन चेंज द दिस लिमिट थ्रू वोटिंग. और ये वोटिंग प्रोसेस होता है. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द कंपनी लॉ हेयर. द वोटिंग प्रोसेस इज एक्सप्लेन इन द कंपनी लॉ के कैसे आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जाके ये आल्टर कर सकते हैं. और चेंज, यू कैन आल्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स लिमिट. बट हमें आपको सिर्फ यही जानना है कि जो मैक्सिमम लिमिट होती है जितना कंपनी शेयर इशू कर सकती है, दिस मैक्सिमम दैट मैक्सिमम लिमिट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. और ये कंपनी खुद से डिसाइड करती है. इशूड शेयर कैपिटल, the number of shares which are actually issued and company issued these shares to the shareholders or sold these shares to the shareholders are called issued share capital. Authorized share capital is the maximum limit, ठीक है, maximum limit of shares which a company can issue. But issued share capital is the number of shares which are actually issued to the shareholders by the company. This is the issued share capital is usually less than the authorized share capital, but never more than the authorized share capital, because authorized share capital is the maximum limit. For example, there is authorized the number of shares in authorized share capital is 1 million. The company may issue the 500,000 shares only. तो जो 500,000 जो कंपनी ने इशू किए हैं, the issued number of shares are called issued share capital, and the maximum value of shares that a company can issue, like in my example, 1 million, 1 million is the authorized share capital. In financial statements, means in share capital portion of the statement of financial position, we will only record the issued share capital. Authorized just give you information the maximum limit, but we will record only issued share capital जो कि हमने actually issue किया है. Called up share capital. Now, these few definitions are related to A levels and ACCS students, not related to O levels or IGCSE students. I will inform you कि कौन सी डेफिनेशन किन से रिलेट कर रही है. इधर दे आर रिलेटिंग टू ओ लेवल्स IGCSE सिलेबस और रिलेटेड टू ए लेवल्स और ACCA or for higher level syllabus. Called up share capital is related to A levels and higher level of syllabuses, not related to IGCSE or O levels. It is the money required to be paid by shareholders immediately. Means के shares are issued to the shareholders and they are asked to pay the money. उन्हें कह दिया कि जी जो आपकी ड्यूज बनती है अमाउंट for the value of shares you should pay immediately. These shares are called, or this capital is called up capital. कि जो शेयर्स इशू हो गए, क्योंकि कंपनी नॉर्मली ऐसा बिहेव करती है कि फर्स्ट इशू द शेयर्स एंड देन आस्क द शेयर होल्डर्स टू पे द मनी अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ शेयर्स. एंड व्हेन द कंपनी आस्क टू पे द मनी फॉर this amount of shares or this number of shares immediately, तो then this will become the called up share capital. यानी जिसके लिए कंपनी ने डिमांड कर ली है कि आप इमीडिएटली पे कर दें, वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होगा. पेड अप शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल, it is the money received from shareholders on the called up share capital.
जो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल पे जब मनी रिसीव कर लेंगे तो उसे पेड अप शेयर कैपिटल कह देंगे। मींस कि कंपनी हैव इशूड शेयर्स टू शेयर होल्डर्स लाइक 100,000 and they ask to pay 50,000, the value of 50,000 shares immediately, then this will become the called up share capital. And when the company will receive the amount against the 50,000 shares, this will become the paid up capital. यानी जब आप उन्हें आस्क कहेंगे कि जी आप अपनी पेमेंट्स क्लियर करें, इतनी अमाउंट पे करें इतने शेयर्स की, वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा। और जब आप वो अमाउंट रिसीव कर लेंगे तो वो पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा, या पेड अप कैपिटल हो जाएगा। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल मींस के जिसके अगेंस्ट आपने अभी तक डिमांड नहीं किया, मनी डिमांड नहीं किया। इट इज एन अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल नॉट येट कॉल्ड अप। यानी जैसे आई हैव टेकन एन एग्जांपल के 100,000 शेयर्स आर इशूड टू द शेयर होल्डर्स एंड company ask shareholder to pay the amount of 50,000 shares. This will become the called up share capital, and the rest of 50,000 shares value become the uncalled capital कि उसके लिए अभी डिमांड नहीं आपने की। तो जब जिनकी आप पेमेंट रिसीव कर लेंगे तो वो पेड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टर्म इज forfeited shares. Forfeited shares वो होते हैं कि आपने उनके लिए कॉल किया बट दे डिड नॉट पे एंड नाउ कंपनी इज गोइंग टू कैंसल दीज shares. Shares of those shareholders which have failed to pay their calls have cancelled. These are called forfeited shares. Means के company asked to pay the value of shares, but shareholders did unable to pay the amount of shares. Then the company will cancel these shares, and these are called forfeited shares. कि आपने उन्हें कहा कि आपको शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं, इतनी पेमेंट कर दो, वो नहीं कर सकते, वो अनेबल हो जाते हैं पे करने से, तो कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल कर देगी और वो शेयर्स अनकॉल्ड फॉरफिटेड शेयर्स हो जाएंगे। फॉरफिटेड शेयर्स। नो, these definitions or these explanations are relevant to O levels also, IGCSE also, and A levels and ACCA and further education. Ordinary shares. I am going to explain the features of ordinary shares. They are known as equity. Ordinary shares are called equity, means honor investment, या जो equity हम कहते हैं वो ordinary shares होते हैं, actually part of equity हैं। Ordinary shares have voting rights. Shareholders have voting rights. They actually participate in decision making activity or voting rights. I have explained, one share, one vote. Ordinary shareholders will cast the vote to take the company decisions. They have right to receive cash after long-term liabilities and after preference shares. Means कि अगर इनको कुछ भी benefits मिल रहे हैं, if company want to pay benefits in the form of cash to ordinary shareholders, then they will get the money at in last stage. First, company will settle its short-term liabilities or pay them, and then pay the non-current liabilities like loans or debentures, and then pay to preference shareholders, and at the end, the company will pay to ordinary shareholders. Means कि ordinary shareholders have receive cash or cash benefits at last stage. अगर हम इसकी एग्जांपल यूं ले लें, if I am going to take an example कि company is going to shut down, the returns or cash repayment, ordinary share will receive the cash repayments or refunds at the end of all payments. यानी at the last stage of all payments, मतलब पहले सबको पे किया जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की टर्न सबसे एंड में आएगी रीपेमेंट्स की। यानी पहले करंट लायबिलिटी सेटल होंगी, देन they will pay to non-current liabilities, and then they will pay to preference shareholders, and at the end the remaining amount will pay to ordinary shareholders। और अगर वो नहीं बचेगी कोई अमाउंट तो ordinary shareholders को कुछ नहीं मिलेगा।
No fixed dividend to ordinary shareholders. Ordinary shareholders have variable dividends and directors will decide how much amount of profit will be distributed among ordinary shareholders in the form of dividend. तो इनका कोई फिक्स डिविडेंड नहीं है, इनको डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कितना डिविडेंड इनको पे करना है. Dividend will only pay if companies earn profits, और इनको dividends मिलेगा भी तब. Dividend is the share of profit, और dividend they will only receive the dividend if the company earns profit. Company को अगर profit होता है तो then ordinary shareholders को dividend मिलेगा. Now move to preference shareholders. Preference shareholders also a part of equity. They are recorded in the part of equity. But they are so-called capital. They are so-called equity because they do not have voting rights. No voting rights to preference shareholders. Two types के shareholders हैं, ordinary shareholders and preference shareholders. Ordinary shareholders have voting right, but preference shareholders have no voting rights. If you bought the preference shares of a limited company, you have no right to take vote, no right to cast vote, or no right to participate in decision-making activity. So that's why I'm saying they are so-called capital. क्योंकि owners तो ना हुए ना अगर decision-making में participate नहीं कर रहे तो. They have right to receive cash benefits before ordinary shares, but after preference non-current liabilities. यानी इनके पास जो कैश रिसीव करने के या डिविडेंड रिसीव करने का जो राइट है वो बिफोर प्रेफरेंस ordinary shares है. That's why these are called preference shares because they have right to receive cash or dividends before ordinary shares. But they do not have the voting rights. The other benefit is the fixed rate of for dividend. Ordinary shares will receive a fixed amount or fixed percentage of dividend each year. But because they are receiving the dividends, dividend will pay only if the company is earning profit. अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है then कंपनी जो है आपको डिविडेंड पे करेगी. If company is earning profit, then company will pay the dividends, but preference shares will get the fixed amount of dividend, but ordinary shares have variable amount of dividend, will get the variable amount of dividend. It may be lesser than the preference dividend or it may be higher than the preference dividend. ये totally it is dependent on the situation कि how much dividend is announced by the directors at the end of financial year. But preference dividend have a surety about the amount of dividend because they have a fixed percentage of dividend. अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उन्हें फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगी, बट ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए वेरिएबल अमाउंट है, वो हो सकता है कम हो या ज्यादा हो. इट्स टोटली अप टू डायरेक्टर्स कि कितना डिविडेंड देना है. डिबेंचर्स. डिबेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ द they are the long-term liabilities or non-current liabilities of the company. These are similar to the shares certificates. These are loan certificates. Debentures are actually loan certificates. These are not part of share capital. Actually होता ये है कि company will sell the debenture certificate to the general public to get loan from the general public, and company will pay the interest to the debenture holders. Debenture holders are the loan certificates. Preference shares and ordinary shares are the share certificates. That's why debentures are non-current liabilities because they are the loan certificates sell to the general public to get the loans. And debenture holders have right to receive cash before preference shares and before ordinary shares because these are the liabilities. So company have the responsibility to pay the liabilities first and then pay the amount to the shareholders in the form of benefits or in the form of cash. Fixed rate of interest is paid on the debenture on the debentures to the debenture holders. A fixed amount of interest is paid to the debenture holders because these are the liabilities and non-current liabilities. So
company will pay the interest to the debenture holders. And for the case of interest, uh, there is no need to earn profit by the company. Interest is always paid by the company each year. Either company is earning profit or losses. क्योंकि interest is an expense and company should pay the interest to the on all kind of liabilities. Either they are earning profit or losses. यानी इसके लिए कोई compulsion नहीं है कि company profit earn करेगी तो तभी वो interest pay करेगी. No. डिविडेंड्स के लिए है क्योंकि डिविडेंड्स इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इफ द कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट then company will go to distribute the dividend, but interest is your expense and you have to pay because you got the liabilities, investments in the form of non-current liabilities, and you have to pay the interest every year on that liability. तो आपने इंटरेस्ट हर साल पे करना है और है either company is earning profit or not, company have to pay the interest every year. So these are the few points which you may use to differentiate between ordinary preference and debentures. Ordinary shares, preference shares and debentures. Again, I am explaining the debentures. Debentures are the loan certificates which are issued to the public or sell to the public to get loan by the company. कंपनी लोन लेने के लिए पब्लिक को सेल करती है और उन पे फिर ईच ईयर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है. इधर दे आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉसेस, they will pay the interest to the debenture holder. And after the expiry date or maturity date of debentures, company will repay the loan to the debenture holders and get back the debentures. Okay, I'm going to wind up my lecture. First, I want to make a request. You should subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of my further lectures. And hopefully, my lectures are helping you to understand accounting. And if you need practice question, you should visit my website www.atpworld.net. And if you have any query, any question, you can contact me on my WhatsApp number or on my Instagram ID. I am providing my contacting information in description box, and you can ask any kind of question related to accounting on my contact IDs or contact numbers. Till the next lecture, okay, Allah Hafiz.